आज मैं आपको लेसन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी बेटा। इनको हम अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, मतलब डायरेक्ट हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते बेटा। इन्हें देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे जीव। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। इसमें हम आ भी लगा सकते हैं बेटा, वा की जगह, ठीक है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट आपका विषाणु, वायरस क्या होते हैं? वायरस तो सुना है बेटा, जैसे कोविड-19 का वायरस था। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं बेटा, जीवाणुओं की तरह सूक्ष्म जीव होते हैं ये भी एक, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी कि ये दूसरे के शरीर के अंदर जाके ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं। ये वास्तव में अपने आप में कुछ नहीं होते बेटा, ये किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके ही वहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। शरीर से बाहर ये निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि अगर शरीर से बाहर है तो इनका कोई भी क्या होगा, नुकसान नहीं होगा किसी को भी। ये सुप्त अवस्था में रहते हैं और जब ये शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर ये सक्रिय हो जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाने लग जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग हैं जो विषाणुओं से होते हैं, जैसे बेटा जुखाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी, और आजकल जो अभी चला था वो है कोविड-19, है ना बेटा, ये सबसे खतरनाक बीमारी चली थी। अब है नेक्स्ट है आपका मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? मित्रवत जो हमारे मित्र की तरह हमारे काम आते हैं, दोस्त की तरह, वो हमारे लिए मतलब लाभदायक होते हैं। ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है? वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं, या आप लिख सकते हो लाभदायक होते हैं, जिनका उपयोग क्या होता है बेटा? विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे दही के जीवाणु होते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस, ये क्या करते हैं? दही को बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा जो फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे दही, ब्रेड को बनाने के लिए भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं, केक बनाने में। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल होती है बेटा जो शराब होती है, उसको बनाने में भी किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, और मृदा की उर्वरकता में वृद्धि क्या है? मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलता है, और हमारे लिए दही क्या होती है बेटा? फ़ायदेमंद होती है। यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न यीस्ट जो होते हैं श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट होते हैं बेटा खमीर, जैसे जो ब्रेड बनता है, केक बनता है, ये खमीर के द्वारा बनाया जाता है, और ये श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है बेटा किण्वन प्रक्रिया। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है उसे हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। अब किण्वन क्या है? किण्वन वही बात जो ऊपर बताई अभी बेटा, क्वेश्चन को दोबारा से आंसर को क्वेश्चन में बदल दिया। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। जो उसके अंदर शर्करा होती है बेटा, मिठास होती है फलों के अंदर, वो उसका निम्नीकरण करके उसकी जो शर्करा मीठेपन की मात्रा है उसको कम कर देते हैं और उसको अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित मतलब बदलना, चेंज करना।
एंटीबायोटिक क्या है? ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है, उन्हें समूल नष्ट कर देती है। समूल नष्ट मतलब जड़ सहित नष्ट कर देती है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। तो ये आपने देखा होगा बेटा, एक गोली लेते हैं हम एंटीबायोटिक, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर एक एंटीबायोटिक ज़रूर देते हैं, जिससे क्या हो, हमें दोबारा वो बीमारी ना हो। नेक्स्ट आपका जीवाणु और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम लिखो। अब जीवाणु और कवक से बेटा औषधि भी बनाई जाती है, जिनका नाम क्या है इनके? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। जिसके पीछे सीन लग रहा हो बेटा, ईन लग रहा हो, वो एंटीबायोटिक दवाई होती है। ये आपको पहचान याद रखनी है। ईन हो या सीन हो, आप बोल के देखो, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीन आ रहा है इसमें, है ना बेटा। टेट्रासाइक्लिन, इसमें ईन आ रहा है। इरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम है। इनको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिजैविक औषधियाँ। पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की थी? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने की थी बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब की थी? 1929 में। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? शिशु मतलब वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बेटा, उनको शिशु कहते हैं, 1 साल से कम के बच्चे। और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। अब उनके अंदर प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। ये प्रतिरक्षी क्या होते हैं बेटा? जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु या विषाणु प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में पहले से ही प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं। वो किसके द्वारा किए जाते हैं बेटा? टीके के द्वारा। ठीक है, कि कोई भी अगर हमारे अंदर रोग कारक सूक्ष्म जीव अगर अंदर प्रवेश करे तो वो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षी होंगे वो उनको नष्ट कर सके, इसलिए हम टीका लगाते हैं। जैसे हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। अगर टीका लग जाए तो ये बीमारी होंगी नहीं बेटा, और होंगी तो असर कम करेंगी। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेटा, यहाँ आएगा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं ये। ठीक है, और किसके द्वारा फैलते हैं ये? दूसरे व्यक्तियों में। ऐसे लिख सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में किसके द्वारा फैलते हैं? ये वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी। अब क्या होता है बेटा, एक को खांसी हो रही है तो घर में सबको खांसी हो जाती है ना, तो ये संचरणीय रोग है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक का नाम लिखिए। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक का नाम क्या है बेटा? राइजोबियम जीवाणु, जो मिट्टी के अंदर होता है। तो ये है जैविक, मतलब जैव जो जैसे हमारी खाद है वो क्या है? जैविक है। तो ये राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, और नील हरित शैवाल होता है जो मिट्टी की उर्वरता को, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको वैसे का वैसे बनाए रखते हैं। मतलब उसके अंदर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को नहीं होने देते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, स्थिरीकरण हो सकता है या स्थिरी, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फ़ायदा होता है? मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी को क्या फ़ायदा होता है? मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, और जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। किसकी? मिट्टी की। सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है? अब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, ये पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। तो किस तरह से शुद्ध करते हैं ये देखो। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित
कर देते हैं। क्या होता है बेटा, जैसे आप देखते हो पेड़ पौधों के पत्ते गिरते रहते हैं, अगर मान लो इनको कोई भी नष्ट ना करे तो ये तो सारे पड़े पड़े क्या होंगे, गल सड़ जाएंगे और सारे जगह आपको पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे, है ना। ऐसे कोई कुत्ता जानवर कोई भी साइड में मर जाता है, सड़क पे मरता है तो क्या होता है, अब सबको तो म्यूनसिपाल्टी वाले उठाने नहीं आते, सब तो कचरे में नहीं जाता, कोई भी गंद होता है तो इनको क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनका अपघटन करते रहते हैं। अपघटन मतलब उन्हें छोटे छोटे रूप में बदलते रहते हैं, उनको खा खा के छेद करते रहते हैं बेटा, और वो ऐसे मिट्टी में मिल जाते हैं थोड़े दिन के बाद। आज तो ये होता है अपघटन, उसको छोटे छोटे पदार्थों में बदल देना। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, और जब ये अपघटित हो जाते हैं तो ये दोबारा पौधों के द्वारा जंतुओं के द्वारा यूज किए जाते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, ये है बेटा 78%। इसी तरह ऑक्सीजन पूछी जाए आपसे तो ऑक्सीजन है आपकी 21%। ठीक है बेटा, याद रखना आपने, नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है बेटा, वो होती है 0.03% में। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है। अब संचरणीय रोग आपको बताया था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या है, किसके द्वारा फैलते हैं बेटा, घरेलू मक्खी के द्वारा। जो घरों में घरेलू मक्खी होती है उसके द्वारा ये फैलते हैं, क्योंकि वो क्या करती है बेटा, एक चीज़ पे बैठती है फिर दूसरी चीज़ पे बैठती रहती है। मलेरिया रोग का वाहक का नाम लिखिए। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है बेटा, वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। जो ब्रेड इडली फूलती है बेटा वो किसके कारण फूलती है, यीस्ट कोशिकाओं के द्वारा। डेंगू के वायरस का वाहक का नाम लिखिए। अब डेंगू किससे होता है बेटा, मादा एडिस मच्छर से। जैसे आपको बताया मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से और डेंगू होता है मादा एडिस मच्छर से। याद रखना है बेटा, दोनों में फ़र्क याद रखना है। मच्छर फैलाने से रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। अगर मच्छरों को हमने फैलने से रोकना है तो क्या करना चाहिए बेटा, एक तो हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कहीं पानी रुक जाता है गड्ढे में तो वो हमें क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए या गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। इकट्ठे हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए। एक तो आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए बेटा, पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए, और इकट्ठा हो जाए पानी तो उसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। तो ये क्या थे बेटा, मच्छर फैलने से रोकने के उपाय। टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। अब टाइफाइड रोग कैसे फैलता है, ये संचरण होता है इसका जल के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, जल, जिसको आप वाटर कहते हो। ठीक है। हैजा रोग के संचरण का तरीका लिखिए। अब हैजा रोग भी बेटा जल के द्वारा होता है, इसमें पेट में दर्द हो जाता है या भोजन के द्वारा भी होता है। संदूषित, जब हम दूषित भोजन खा लेते हैं तो भी हैजा रोग हो जाता है। अब परिरक्षक क्या होते हैं बेटा, नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, नमक और तेल का उपयोग करते हैं। जैसे हम अचार को देखते हो बेटा, 1 साल तक रख लेते हैं, 2 साल तक रख लेते हैं, तो इसमें हम क्या डालते हैं, नमक और तेल। तो ये परिरक्षक कहलाते हैं, जो किसी चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके, जो उसमें कि सूक्ष्म जीव पैदा ही ना हो। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के रोकने के लिए, लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। पौष्टिकीकरण के किसे कहते हैं,
या इंग्लिश में इसे कहते हैं बेटा पोस्चराइजेशन। ठीक है, ये पोस्चरीकरण क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पोस्चरीकरण कहते हैं। दूध को क्या होता है बेटा 15-30 सेकंड के लिए मतलब आधा मिनट के लिए हम 70 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं और फिर उसको एकदम से ठंडा कर लेते हैं और फिर उसका भंडारण करते हैं। तो ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की क्या होती है बेटा, वृद्धि रुक जाती है और इसी प्रक्रिया को पोस्चरीकरण कहते हैं, पोस्चराइजेशन कहते हैं। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो औषधियाँ मतलब बेटा दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। इंग्लिश में इसको एंटीबायोटिक कहते हैं बेटा। प्रतिजैविक दवाइयाँ अब कैसे लेनी चाहिए बेटा, ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, जितना डॉक्टर कहे उतनी लेनी चाहिए बेटा, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। ये नहीं कि जितनी ज़रूरत भी ना हो बेटा आप उन्हें लेते ही रहे, जितना डॉक्टर कहे केवल उतनी ही लेनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम फिर से आपसे मिलेगी बेटा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए। बाय बेटा।